तो ये एपिसोड शुरू होती है वो टाइम पहले से चियो के भाग जाने के थोड़े समय बाद इनविंसिबल डीमन बता रहा होता है ब्लैक ब्लड कासल के सारे मार्शल आर्टिस्ट जांघे विलेज में एकत्रित होंगे। एम्परर पूछता है जांघे विलेज, तो वह बताता है जांघे विलेज वो टाइम माउंटेन की तलहटी में स्थित एक छोटा सा गाँव है। वह एक ऐसा विलेज है जहाँ से कि माउंट विठाई की चोटी तक पहुँचने के लिए हर किसी को गुजरना पड़ता है। जिस पर कि एम्परर उससे पूछता है अगर बड़ी संख्या में पर्सनल एक ही समय में माउंट विठाई पर चढ़ते हैं तो क्या इससे मेनलैंड का ध्यान इस तरफ केंद्रित नहीं होगा। इनविंसिबल डीमन बताता है हाँ, इसी वजह से तो मैंने ब्लैक ब्लड कासल के सभी मार्शल आर्टिस्टों को आदेश दिया है सेना में शामिल होने से पहले मेनलैंड का ध्यान जितना हो सके उतना अपनी ओर आकर्षित करने से बचे। हमने तो आधे से अधिक लोगों को अपने अंदर शामिल भी कर लिया है। अगर ऐसा ही आगे भी हुआ तो सभी पर्सनल बिना किसी दिक्कत के यहाँ पहुँच जाएंगे। वे लोग इसी तरह अपने हमले करने की योजना को बना ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर काफी ही ज्यादा गुस्से में नूना आते हुए कहती है डायगियो उसे इस तरह अचानक ही वहाँ पर देख। ये लोग काफी ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं थैंक यू भाई। वही एम्परर वो बोलता है स्वागत है आपका, आप इतनी गुस्से में क्यों दिख रही हो। नूना बताती है चियोल-सैन गायब हो गया है, आखिर कहाँ पर है वो। जो सुनता हुआ एम्परर कहता है चियोल-सैन आपका मतलब आप चियो के बारे में बात कर रहे हो। वो तो हमेशा से आपके साथ ही रहता है और फिर भी आपको नहीं पता वो कहाँ पर है। ऐसा लगता है कि चियो अंततः आपके आलिंगन से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गया है। जिस पर कि नूना भयंकर गुस्से में उसे एक जोरदार तमाचे को देते हुए कहती है यह कितनी कमाल की बात है ना। वह न केवल सैनिकों की नजरों से बचने में कामयाब रहा बल्कि वह मेरे नजरों से भी बच निकला। जो सुनता हुआ एम्परर बोलता है इंपीरियल ब्लड से यही उम्मीद थी। वहीं एम्परर को थप्पड़ लगता हुआ देख इनविंसिबल डीमन कहता है हाइनेस आपने अभी अभी ये क्या किया। पर नूना उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए एम्परर से कहती है गो डायोक ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम्हें उसके बारे में ना पता हो। उसने इस जगह को छोड़ दिया है, तुम वाकई में करना क्या चाहते हो। दूसरी तरफ अपने भगवान को थप्पड़ लगता हुआ देख ब्लड डीमन वो काफी ज्यादा गुस्से में नूना पर हमला करते हुए कहता है तुम कुतिया कहें कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनको थप्पड़ मारने के। हम देखते हैं उसके ऐसी रिएक्शन को देखकर नूना को हल्का सा भी फर्क नहीं पड़ता। वो बस उसकी तरफ देखती रहती है क्योंकि हम देख पाते हैं वो बंदा जब तक कि नूना के पास पहुंच पाता उससे पहले ही एम्परर खुद आगे बढ़ता है और उसे पूरी तरह से सप्रेस करते हुए कहता है बेवकूफ कहे के तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा भी कैसे। तुम्हारे जैसों के लिए उनके बारे में सोचना भी पाप है। अब से ये दुस्साहस करने से पहले हमेशा ध्यान रखना वो मेरे साथ ब्लैक ब्लड कासल में सबसे अधिक सम्मानित व्यक्ति है। अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, चाहे फिर तुम दुनिया के 7 डीमनों में से एक क्यों ना हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह बंदा जिस पर बुरी तरह से डर में कांपता हुआ उससे कहता है मेरे ग्रेट एम्परर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। एम्परर जो कि सुनता हुआ उसे दूर फेंकते हुए बोलता है तुम तो अपने मर्डरस इंटेंट को भी काबू में नहीं रख सकते, बदतमीज कमीने कहीं के। इसी के साथ वो नूना के पास जाकर कहता है आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। जो सुनता हुआ नूना अपने ऊपर से उसके हाथों को साइड करते हुए कहती है अंततः मैं तुम्हारे जैसे लोगों के लिए गॉर्जियो का एक तुच्छ महिला ही हूँ, इसीलिए तुम लोगों ने इतनी आसानी से मेरे खिलाफ अपनी मर्डरस इंटेंट को जाहिर कर दी। तुम्हारे अलावा नॉर्थ युआन के इंपीरियल फैमिली का हर एक इंसान मुझे और मेरे बेटे को जान से मारना चाहता है। इसीलिए क्या तुम्हें सचमुच में लगता है कि केवल तुम्हारे हमारा परवाह करने के दिखावे को देखकर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। अगर हाँ तो मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, जिस दिन तुमने मुझे गॉर्जियो में किडनैप किया था उसी दिन मैंने खुद को मरा हुआ मान ली थी। इसीलिए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कभी भी मर सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे बेटे चियोल-सैन को कुछ होता है तो याद रखना मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। ये सब बोलता हुआ जब वो वहाँ से जाने लगती है तो पीछे खड़ा इनविंसिबल डीमन उससे कहता है हाइनेस आपने मास्टर चियो की चिंता में ग्रेट एम्परर को बहुत कुछ सुना दिया, लेकिन ग्रेट एम्परर वो कभी भी मास्टर चियो को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और न ही किसी को पहुंचाने देंगे। वही एम्परर उसे देखता हुआ कुछ भी नहीं बोलता और बस थोड़ी देर तक खामोश रहने के बाद ब्लड डीमन की तरफ देखते हुए कहता है मैं तुम्हारा चेहरा अब और देखना नहीं चाहता, इसीलिए दफा हो जाओ। जो सुनता हुआ ब्लड डीमन वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिए। इनविंसिबल ब्लड डीमन एम्परर से कहता है डायमियो बचपन से ही ग्रासलैंड की एनर्जी से भरा हुआ था और उसका एट्रोसिटी हेवनली किलर स्टार के बराबर था, इसीलिए महान ग्रेट एम्परर आपको चिंता थी कि उसकी क्रूरता केवल मुसीबत ही लाएगी, तो आपने उसे छड़ी से वार करने का आदेश दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ बेकार हो गया। तो एम्परर बताता है हम उसकी जन्मजात पर्सनालिटी को लेकर कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं सेम टाइम पर हम नूना को अपने कमरे में देखते हैं, वह चियो की चिंता करते हुए सोच रही होती है आखिरकार तुमने अपनी माँ को छोड़कर क्यों गए। इसी के साथ वो आपने उसके साथ बिताए पलों को याद करती है जहाँ पर उसने कहा था मदर क्या आप जानती हो लोग कहते हैं चियो, यह नाम चियो खान से विरासत में मिला है जो इस जगह के सबसे बड़े गॉड है। तो नूना ने कहा था तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा नाम चियोल-सैन क्यों रखा है। तो चियो बताता है मुझे याद है आपने कहा था मुझे यह नाम आपने मेरे 2 दिवंगत अंकलों के याद में दिया है। तो वो बताती है हाँ तुमने सही कहा, उन दोनों का नाम जियोक्सन और डैन सायू था। मैं उन्हें याद रखना है चाहे भले दुनिया के बाकी सभी लोग उन्हें भूल जाए। अगर वे अभी भी जिंदा होते तो वे तुम्हारे अच्छे अंकल बनते। इसी के साथ सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक नदी में बोट पर बैठा हुआ अपनी मदर को याद करते हुए सोच रहा था प्लीज मदर आप मेरे बारे में ज्यादा चिंता मत करिएगा। ग्रासलैंड का हर एक इंसान ग्रेट एम्परर से डरता है, इसलिए उनमें से कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि मेनलैंड में बहुत सारे प्रतिभाशाली
प्रभावशाली लोग हैं, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई तो ऐसा जरूर होगा जो ग्रेट एम्परर से लड़ सकता है, या फिर आपको भले ही लगता हो कि उससे कोई भी नहीं लड़ सकता। इसी के साथ वो आगे कहता है, किंग ऑफ वॉर अगर वो वाकई में उतना ही असाधारण है जितना कि अफवाहें कहती है, तो मुझे पूरा यकीन है कि मुझे उससे मदद मिल सकती है। जैसा कि भयानक उसका नाम है, किंग ऑफ वॉर, मुझे उम्मीद है कि वो इसी तरह पावरफुल होगा और ग्रेट एम्परर को हरा देगा। उसके इतना बोलते ही सीन दोबारा चेंज होता है और अगले सीन में हम देखते हैं माउंट झंगनोंग को, जहाँ पर के ग्रीन बैम्बू गार्डन के अंदर एक छोटे से झोपड़ी में एक साइड हानसंग पड़ा होता है और दूसरी साइड जियोक्सन वहीं उसके बगल में बैठा हुआ था डैन, और अपने मन में सोच रहा था, जियोक्सन तुम अभी भी होश में क्यों नहीं आए? या तुम सपना देख रहे हो जो इतना गहरा और अंधकारमय है कि तुम्हें उससे बाहर निकलने में इतना समय लग रहा है? अगर तुम सपना देख रहे हो तो वैसा सपना देखो जहाँ हर कोई वैसा ही है जैसा कि तुम हमेशा से चाहते थे, जबकि मैं यहाँ सुनिश्चित करूंगा कि तुम जो सपना देख रहे थे वह बुरे सपने में ना बदले। इसके अलावा यंग लेडी, हाँ मुझे यह जानकर बहुत ही राहत मिली कि आपको कोई भी इंटरनल चोट नहीं आई है, इसलिए अब चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यह गंभीर हो या ना हो, समस्या यह है कि उसे मेरी वजह से चोट लगी, केवल मेरी वजह से। ऐसा बोलता हुआ वो दोबारा अपने मास्टर की बातों को याद करता है। अगर वो अच्छी स्थिति में रही तो उसे वैसे ही रहने देना, लेकिन अगर उसकी स्थिति खराब हुई तो प्लीज मेरे लिए उसकी एक बार मदद कर देना, मेरे लिए इतना ही काफी होगा। इन्हीं बातों को याद करता हुआ वो कहता है, भले ही उसकी चोट मामूली हो और फिर भी वो घायल हुई मेरी वजह से, मैं निश्चित रूप से इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। यह सब सोचता हुआ वो परेशान हो ही रहा होता है। उसी समय वहाँ पर हांसू आते हुए कहता है, सुप्रीम एल्डर आपको देखना चाहते हैं। और इसकी बातों को सुनता हुआ हम देख पाते हैं डैन कोई भी जवाब नहीं दे पाता, लेकिन बाद में जब ये लोग बैम्बू गार्डन में जा रहे थे तो डैन कहता है, मुझे माफ कर दो। तो हांसू कहता है, कोई बात नहीं, सब ठीक है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी आप ही की तरह रिएक्ट करता। जिस पर कि डैन वो कहता है, शुक्रिया मेरे भाई मुझे समझने के लिए। इसी के साथ वे लोग इमोर्टल स्वॉर्ड के पास पहुंचकर डैन कहता है, ग्रीटिंग झंगनोंग सेक्ट के सुप्रीम एल्डर। इमोर्टल स्वॉर्ड वो बोलता है, आपका स्वागत है मास्टर डैन। तो डैन उनके साथ बैठते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मेरे द्वारा पहले किए गया सब भी व्यवहार के लिए। मैं कुछ समय के लिए अपना आपा खो दिया था। जो सुनता हुआ इमोर्टल स्वॉर्ड कहता है, सच कहूँ तो मैं भी कुछ ज्यादा ही कर दिया था, आप ही की तरह यह सोचकर कि मेरे करीबी दोस्त लामा पर आपके दोस्त ने हमला कर दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब से हम दोनों एक दूसरे के प्रति अपने मन में कोई भी द्वेष नहीं रखेंगे। तो डैन वो कहता है, आपके लिए मेरे मन में ऐसी कोई भी भावना नहीं है। जो सुनता हुआ इमोर्टल स्वॉर्ड कहता है, मुझे ये जानकर राहत मिली। तो डैन लामा से कहता है, क्या मैं आपसे एक सवाल को पूछ सकता हूँ? जियोक्सन को मैं याद नहीं हूँ, आखिर उसके साथ हुआ क्या है? जिस पर लामा बताता है, वह फिलहाल के लिए एक बच्चे की तरह है, वो अभी इम्परफेक्ट स्टेज में है, कांच की तरह। यह सेम उसी अवस्था की तरह है जिस अवस्था में नए जन्मे बच्चे चीजों को पहचानना सीखते हैं। जो सुनता हुआ डैन जब कहता है, क्या ऐसी बात है? तो लामा आगे बताता है, पिछले 10 सालों से तो वो खुद के एग्जिस्टेंस से भी अवेयर नहीं था, लेकिन उसके साथ घटी एक्सट्रीम घटना ने उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट कर दिया था, जिसके चलते उसकी कुछ यादें वापस आ गई, और इस बात का सबूत उसका बोलना है। जो सुनता हुआ डैन कहता है, अगर आपके अनुसार उसकी कुछ यादें वापस आ गई है तो क्या कोई और रास्ता नहीं है उसकी पूरी यादों को वापस लाने के, जिससे कि वो फिर से नॉर्मल हो सके? जिस पर कि इमोर्टल स्वॉर्ड वो कहता है, मैं नहीं जानता कि कोई रास्ता है, लेकिन अगर हमारे पास पौराणिक कथाओं से प्राप्त जादुई औषधियां होती तो शायद उसे दोबारा ठीक करना संभव होता, जैसे कि 10,000 वर्षों के कारावास की आंतरिक रसायन विद्या या 9 तनों वाली 9 पतियों की जड़ी बूटी। सच कहूँ तो अगर मेरे पास समय होता तो मैं खुद ही उसकी तलाश करता। डैन जो कि सुनता हुआ लामा से कहता है, एक और सवाल, आप जियोक्सन से मिले कैसे? लामा बताता है, उनसे मेरी मुलाकात महज एक संयोग थी 10 साल पहले, जब मैं रेड सेक्ट के बचे हुए मेंबरों का पीछा कर रहा था, जो कि ऐसे लोगों का ग्रुप था जो कि हमारे गोल्डन सेक्ट से विश्वासघात किया था। उनमें से सबसे जरूरी हमारे लिए रेड सेक्ट का लीडर था, और जब मुझे पता चला कि वो गॉर्जियो में है तो मैं उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुंचा। उस समय रेड सेक्ट ने नॉर्थ युआन के इंपीरियल फैमिली से सपोर्ट लेकर गोल्डन सेक्ट के नाम पर पूरे मेनलैंड को धमकी दी थी, और इन सब का जड़ सेक्ट लीडर था। शायद इसी वजह से युआन के मैसेंजरों को उन्होंने गॉर्जियो में प्रवेश भी करने दिया। मैंने सुना था यह उनके एक भविष्यवाणी के लिए था, किसी को नहीं पता उस भविष्यवाणी में क्या लिखा था, और नॉर्थ युआन के मैसेंजरों के साथ उसका शामिल होने का क्या कारण था, या फिर युआन के दूतों को गॉर्जियो में घुसाने का उसका असली कारण क्या था। सारी चीजें अभी तक अनसुलझी हुई है, इसीलिए मैं उसकी तलाश अभी भी कर रहा हूँ, क्योंकि वो अभी भी जिंदा है। जो सुनता हुआ डैन अपने मन में कहता है, नॉर्थ युआन के मैसेंजर, क्या ऐसा हो सकता है कि रेड सेक्ट का वो मॉन्क भी नूना को किडनैप करने में शामिल था? आखिर जियोक्सन और युआन के मैसेंजर के बीच क्या संबंध है? अभी
लामा वो कहता है तेरे की मैं आपको क्या बताते क्या बताने लगा। चलिए वापस आते हैं अपनी टॉपिक पर। आखिर मैं जियोक्सन से कैसे मिला। जब मैं उसका पीछा करते हुए गॉर्जियो में रैंगरिम माउंटेन पर पहुंचा तो मैंने जियोक्सन को वहां पर बेहोश पड़ा देखा। उसके शरीर की हर एक हड्डियां टूट चुकी थी, संभवतः किसी चट्टान से गिरने के कारण। हालांकि उसकी अन्य चोट के विपरीत उसकी रीढ़ की हड्डी को जानबूझकर कुचला गया था। वह असलियत में ऐसी स्थिति में था जहाँ पर उसकी मौत किसी भी वक्त हो सकती थी। हालांकि तब भी उसकी कमजोर शरीर के बावजूद भी उसकी आंखों में जीने की उसकी बेताब इच्छा झलक रही थी, इसीलिए मैं उसे मरने नहीं दे सकता था। मैंने उस पर फॉरबिडन रिजरेक्शन टेक्निक का उपयोग किया, एक ऐसी टेक्निक जिसका उपयोग गोल्डन सेक्ट के मेंबरों के अलावा किसी और पर करना सख्त मना है। उसके बाद दिन बीते पर उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं दिख रहा था। सच कहूं तो अंत में मैंने हार ही मान ली थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था उसके अतीत के बारे में और न ही यह जानता था कि वो किस तरह का जीवन जिया जिसके चलते उसे इतना बड़ा भुगतान करना पड़ा। मुझे आशा थी कि वो अपने अंतिम समय में एक इंसान की तरह रहेगा, इसीलिए मैंने उसके लिए एक ताबूत को तैयार किया। और जब मैं बुद्धा से प्रार्थना करते हुए उसकी मौत का इंतजार कर ही रहा था, अभी उसकी बॉडी में बदलाव दिखाई देने लगे। मैंने देखा गोल्डन सेक्ट की अद्वितीय इंटरनल एनर्जी उसकी बॉडी से निकल रही थी और इस तरह वह जिंदा बच गया। हालांकि उसने अपनी बुद्धि खो दी, संभवतः फॉरबिडन रिजरेक्शन टेक्निक के दुष्प्रभावों के कारण, जिसके चलते वो अभी जैसा दिख रहा है उस स्थिति में आया। उसका अतीत उसके ताबूत में बंद है, जो सुनता हुआ इमॉर्टल स्वॉर्ड डैन से कहता है, किंग ऑफ वॉर आपको ये बात समझनी होगी। लामा ने गोल्डन सेक्ट के गद्दारों को दंडित करने की अपनी लंबी समय से चली आ रही इच्छा को छोड़ दिया और आपके दोस्त जियोक्सन को बचाने को चुना। तो डैन वो कहता है, तो फिर क्या आपको रेड सेक्ट का लीडर मिला? लामा बताता है, जहाँ तक मुझे पता है वांगबू मुयाक के मौत के बाद रेड सेक्ट के बचे हुए लोग जो पर्दे के पीछे से लाइन ली को कंट्रोल कर रहे थे, उनका पूरी तरह से सफाया हो गया। वहीं इमॉर्टल स्वॉर्ड बताता है, मैंने एक एक करके उनके चेहरे देखे थे, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे उनमें से एक भी सेक्ट लीडर का चेहरा नहीं मिला। वह इस समय जरूर कहीं पर छुपा होगा। तो वहाँ पर हाथ संगाते हुए बताती है, अब आपको उस आदमी को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे अचानक ही अपने पीछे देख ध्यान कहता है, यंग लेडी हाँ। तो हान सांग बताती है, यदि आप उसी रेड सेक्ट के लीडर की बात कर रहे हैं जिसके के बारे में मैं सोच रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं मैंने उसे अपने हाथों से मार डाला है। इसको सुनता हुआ डैन कहता है, लेडी हाँ आपके बोलने का मतलब क्या है? हालांकि पहले आप यहाँ पर बैठ जाइए। हानसांग कहती है, शुक्रिया। तो डैन वो बोलता है ध्यान से। वहीं इमॉर्टल स्वॉर्ड हानसांग से कहता है, लेडी हान आपने कहा उसे आपने अपने हाथों से मार डाल, आप कहना क्या चाहती हो? जबकि लामा वो बोलता है, मुझे पूरा यकीन है आपका रेड सेक्ट से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो फिर आप उसे कैसे मार सकती हो? हानसांग बताती है, मुझे कारण तो नहीं पता, लेकिन उस आदमी ने मुझे किडनैप कर लिया था और मेरी बॉडी के अंदर एक्सट्रीम कोल्ड इन एनर्जी क्रिस्टल को इम्प्लांट करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि दुर्भाग्य से एक्सट्रीम कोल्ड इन एनर्जी क्रिस्टल मेरी बॉडी के साथ इन्फ्यूज हो गया और मैंने उसे मार डाला। जो सुनता हुआ लामा अपने कांपते हुए बॉडी के साथ सोचता है, एक्सट्रीम कोल्ड इन एनर्जी क्रिस्टल, क्या ऐसा हो सकता है उसने उन्हें हेल रिवाइव कॉर्प्स में बदलने की कोशिश की, यानी कि एक ज़ॉम्बी में? उसी समय हानसांग आगे कहती है, और खैर उसके मेरे अंदर एक्सट्रीम कोल्ड इन एनर्जी क्रिस्टल को डालने के बदौलत मेरी अतीत मुझे पूरी तरह से याद आ गई, जिसके चलते मैंने अपनी ग्रेट मून सोल ट्रांसफॉर्मेंटशिप में भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ इमॉर्टल स्वॉर्ड सोच रहा था, आमतौर पर जिस किसी भी इंसान के अंदर एक्सट्रीम कोल्ड इन एनर्जी क्रिस्टल को इम्प्लांट किया जाता है, वे हेल्थ रिवाइव कॉर्प्स में बदल जाते हैं और उसका हर एक कहना मानते हैं जिसने कि उसके अंदर एक्सट्रीम कोल्ड इन एनर्जी क्रिस्टल को डाला है। दूसरी तरफ डैन सोच रहा था, ग्रेट मून सोल ट्रांसफॉर्मेंटशिप, या वाकई में उसे अपनी सारी यादें वापस मिल गई है? ये सब सोचता हुआ वो सीरियस हो ही रहा होता है। तब इमॉर्टल स्वॉर्ड वो आगे बढ़ के आता है, यंग लेडी हाँ मैं किसी का भी पल्स देखकर उसका ओवरऑल कंडीशन बता सकता हूँ। मेरा मतलब है मैं आपके कहे गए बातों पर संदेह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी के लिए भी एक्सट्रीम कोल्ड इन एनर्जी क्रिस्टल के साथ फ्यूज होना यह असंभव है। तो क्या मैं केवल एक पल के लिए आपके पल्स को महसूस कर सकता हूँ? प्लीज मना मत करिएगा। तो हानसांग अपने हाथ को उसकी तरफ करते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं। हम देखते हैं इमॉर्टल स्वॉर्ड जैसे ही उसके पल्स को चेक करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है, नामुमकिन, यह ना केवल यंग लेडी हान के इंटरनल एनर्जी के साथ परफेक्टली फ्यूज हुआ है, बल्कि दोनों एनर्जी एक दूसरे के पूरक होने के कारण बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ भी रही है। इसका मतलब सारी उलझन तो यहीं पर खत्म हो गई। अगर लेडी हान का इंटरनल एनर्जी पहले के जैसा होता, जैसा कि मैंने उनके पास देखा था, वह कभी भी किंग ऑफ वार के उस भयावह रूप का सामना नहीं कर पाती। लेकिन अब चूंकि वो एक्सट्रीमली कोल्ड इन एनर्जी क्रिस्टल के साथ फ्यूज हो चुकी है, तो उनकी इंटरनल एनर्जी न केवल बढ़ी है बल्कि मेरे बराबर आ गई है। नहीं, वो तो मुझसे भी आगे निकल सकती है। ये कितना कड़वा सच है। क्या अब हम बूढ़े लोगों का भाग्य बस इतना ही रह गया है कि हम गलियों में गुम हो जाएं? यंग लेडी हान और किंग ऑफ वार दोनों ने ये देखते हुए कि उन्होंने इतनी कम उम्र में कितनी बड़ी उपलब्धि को हासिल कर लिया, बहुत ही ज्यादा भयावह है। ये सब सोचता हुआ वो लामा को इशारा करता है। उन्होंने सच कहा, एक्सट्रीम कोल्ड इन एनर्जी क्रिस्टल उनके साथ फ्यूज हो चुका है। इसका मतलब रेड सेक्ट का एकमात्र इंसान जो एक्सट्रीम कोल्ड इन एनर्जी क्रिस्टल को कंट्रोल कर सकता था वो मर गया है। जो सुनता हुआ लामा कहता है,
क्या सच में उसकी मौत हो गई है? इसी के साथ हम देखते हैं जब वो इमॉर्टल स्वॉर्ड के साथ जा रहा था तो वो कहता है या तुम इस बात से निराश हो? तो लामा बताता है मैं पक्का नहीं बता सकता मैं निराश हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे पहले से उम्मीद थी उसका हाल ऐसा ही हुआ होगा। हालांकि तब भी वो गोल्डन सेक्ट का एक महान भिक्षु था। उस समय वो इतना होनहार व्यक्ति था कि उसके बहुत सारे फॉलोवर थे। काश वो रेड सेक्ट के जाल में नहीं फंसा होता। जिस पर इमॉर्टल स्वॉर्ड बोलता है जीवन में काश जैसी कोई चीज नहीं होती। तो लामा कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, उसके काम ना माफ करने वाले थे, इसीलिए उसके मौत का शोक मनाने का कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि जब मैंने सुना कि उसकी मौत एक ऐसी जगह पर हुई जिसके बारे में कोई नहीं जानता तो मैं इसे कैसे कहूँ। मुझे यह सोचकर हैरानी हो रही है कि दशकों तक उसका पीछा करने का क्या ही फायदा था। इमॉर्टल स्वॉर्ड वो कहता है मुझे लगता है कि आज हम दोनों को ही एक गिलास शराब की जरूरत है। चलो मेरे पास बहुत ही हाई क्वालिटी के शराब है। जो सुनता हुआ लामा कहता है तुम शायद इसे पी सकते हो लेकिन मैं नहीं। तुम जानते हो मैं एक साधु हूँ या फिर तुम जानबूझकर मुझे चिढ़ा रहे हो? इमॉर्टल स्वॉर्ड जिस पर कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम क्रेजी मॉन्क हो। इससे भी बढ़कर लामा, इसलिए क्या तुम इन कपड़ों को बदल नहीं सकते हो? मुझे तुमसे भिखारियों वाली गंध आ रही है। दूसरी तरफ उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद हम देखते हैं डैन हानसांग से कह रहा होता है कारण चाहे जो भी हो मैंने आपको दुख पहुँचाया है जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ और शुक्रिया भी देना चाहता हूँ। जो सुनता हुआ हानसांग कहती है आप मुझे किस लिए शुक्रिया कह रहे हो? डैन बताता है अगर आपने मुझे रोका ना होता तो मैं झोंगनोंग में खून खराबा मचा देता। जिस पर हानसांग बोलती है यह जानकर मुझे राहत मिलेगी मैं आपके कुछ तो काम आई। और डैन उससे पूछता है ऐसा लगता है कि आपकी यादें वापस आ गई है। इसका मतलब आप यह भी जान चुकी होंगी कि मेरा मास्टर कौन है। यहाँ तक कि आप काफी कुछ जानना भी चाहती होंगी। फिर आपने इतने समय तक अनजान होने का नाटक क्यों किया? हानसांग बताती है मैंने जानबूझकर यह दिखावा नहीं किया कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था। पहले मेरा इरादा पावरफुल ग्रुप्स की ग्रैंड असेंबली के खत्म होने के बाद इसके बारे में आपसे बात करने की थी, लेकिन उसके तुरंत बाद ही हम यात्रा के लिए निकल गए, इसीलिए मुझे मौका ही नहीं मिला आपसे बात करने की। बाद में अगर मैं इस चीज को शुरू करना चाहती तो ये पर्सनल हो जाती, और चूंकि एल्डर हंग आपके साथ थे इसीलिए मैं उस समय का तब तक इंतजार करने लगी जब तक कि हम दोनों अकेले ही ना रह जाए। जो सुनता हुआ डैन उससे बोलने ही वाला था कि मास्टर मर चुके हैं। उससे पहले ही हानसांग कहती है मुझे किसी से पता चला कि मेरे पिता का 10 साल पहले मौत हो गई। जो सुनता हुआ डैन कहता है इसके बारे में तो केवल सुहो को पता है। तो हानसांग कहती है मुझे इस बात की जिज्ञासा है कि हमारे अलग होने के बाद मेरे पिता का जीवन कैसा रहा, या उनका जीवन सुखमय था या फिर मैं जानना चाहता हूँ मेरे बाद उनकी कहानी कैसी थी। तो डैन बोलता है मुझे इसे कहाँ से शुरू करना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया था कि वो आज के दिन के जैसा ही बिल्कुल ही साफ दिन था। इसी के साथ हम 20 साल पहले की स्टोरी देखते हैं। गौरजियो के 3 गौर एक जगह पर इकट्ठा होकर अपने सामने की जगह को देखते हुए काफी गंभीर सोच में डूबा हुआ था। डायमंड इमॉर्टल कहता है हमारा दुश्मन एविल हैंड वो किसी और के अंदर काम करने वाला आदमी नहीं है। तो ईस्टर्न सी का इमॉर्टल स्वॉर्ड कहता है मुझे भी लगता है कि उसे राजी नहीं किया जा सकता। वेनेरेबल वो बोलता है अगर वो हमारे साइड में आने से इनकार कर देता है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। या तो वो हमारे साथ मिलकर एक नए नेशन को क्रिएट करे या फिर मौत को स्वीकार कर ले। उसके इतना बोलते ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं कल इसी समय पर आगे की स्टोरी के साथ।